हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि आपका 1 दिसंबर को मैथ का पहला मॉडल पेपर आ रहा है। यह मॉडल पेपर केवल एमसीक्यू का रहने वाला है। तो इस मॉडल पेपर में हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बातें न करते हुए सीधा हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपका प्रथम क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कक्षा 10 मैथ केवल एमसीक्यू प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल है आपका, निम्न में से बहुपद है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाते हैं प्रश्न। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होने वाला है? निम्न में से बहुपद है, इसमें से कौन सा बहुपद हो सकता है? पहला वाला आपका दिया गया है कर्डिम 2x² - 7x कड़ी में। यहाँ पर जो 7 के साथ कड़ी में यक्ष लगा हुआ है, ये आपका आंसर नहीं होगा। कारण कि आपको बताया गया होगा कि यदि कोई चर करड़ी में है तो करड़ी को जब आप हटाते हैं तो उस पर 1/2, जैसे देखिए करड़ी में x है, जब इस करड़ी को आप हटाएंगे तो यहाँ पर x घाते 1/2 आ जाएगा। और जैसा कि आपको नियम बताया गया है कि यदि किसी चर पर, बहुपद में यदि चर पर कोई बटे में घात है या ऋणात्मक में घात है तो वो बहुपद नहीं होता। तो इसलिए आपका पहला वाला जो है बहुपद नहीं होगा। तो चलिए दूसरे ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन भी कर्ड़ी में x देखने को मिल गया, 4x² माइनस कर्ड़ी में x। कर्ड़ी में x होने के नाते आपका बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं हम सी वाले ऑप्शन पर। सी वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं जो करड़ी में 4x² है, तो यहाँ पर ये पूरा आपका अंडर रूट में है। तो करड़ी में 4 होने के नाते इसका जो है 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप 2 प्राप्त होगा, फिर x² का वर्गमूल निकालेंगे x प्राप्त होगा। उसके आगे +6x दिया गया है, तो जब आप इसे सरल करेंगे तो 2x + 6 निकलेगा। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन जो सी वाला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये सी वाला जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं, ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, पहला वाला सवाल आपका लग चुका। आपने देखा निम्न में से बहुपद है, तो आपका ये सी वाला आंसर जो है, आपने ये सी वाला आंसर आपका सही था। तो चलिए क्वेश्चन के क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, cot 60 अंश का मान बताइए। क्या? cot 60 अंश का मान बताइए। ये cot 60 अंश का मान होता कितना है? आप जानते हैं cot 60 अंश का मान होता है 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अभी इसके आगे आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए दोस्तों, तीसरे सवाल का जवाब देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इम्पोर्टेंट मतलब आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। आपका दिया गया है sin 2a = 2 sin a, तो a का मान पूछा है। तो दोस्तों sin 2a क्या दिया है आपका? sin 2a, ठीक है। sin 2a बराबर आपका दिया गया है 2 sin a, ठीक है। तो sin 2a का एक सूत्र होता है 2 sin a × cos a। क्या होता है? cos a बराबर 2 sin a है, तो यहाँ पर 2 sin a और 2 sin a कैंसिल हो जाएगा और a बराबर यहाँ हो जाएगा 1। तो अब cos किसका मान 1 होता है? तो आप बताएंगे। यदि cos a बराबर 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं cos a बराबर 1 जो होता है, ये आपके cos 0 अंश का मान होता है। किसका मान होता है? 0 अंश का मान होता है। तो ये cos और ये cos कैंसिल होके a बराबर आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आंसर बनने वाला है? यहाँ पर आपका आंसर होगा 0।
क्या आंसर होगा? 0 होगा। तो दोस्तों इन सवालों को आप लोग लगाते रहिएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। इस पीडीएफ को अपने पास रिसीव करके इस सवाल को ज़रूर दोहराइएगा, क्योंकि यह सवाल आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए उसके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग चौथे सवाल पर पहुंचते हैं। चौथा सवाल आपका दिया गया है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन के मान में होता है। अब बताइए, अगर थीटा में वृद्धि हो रहा है अर्थात कोण में वृद्धि हो रहा है तो साइन के मान में क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब देखिए 0 से 1/2 मतलब आधा हुआ। फिर साइन 45 अंश का मान कर्णिम 2 होता है, साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो आपने देखा 0 से 90 तक हम लोग बढ़े हैं, धीरे धीरे इसका मान बढ़ा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन के मान में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो 0 से हम लोग 1 तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब वृद्धि हुआ है। तो इसलिए आपका जो बी वाला आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हुए अब हम लोग 5वें सवाल पर पहुंच रहे हैं। ये 5वां सवाल है हमारा, थीटा के कौन से मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? तो आपने देखा यदि आप साइन, क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यही है ना आपका। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप यहाँ साइन 0 अंश का मान रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा, अगर यहाँ कॉस 0 अंश का मान रखेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। इसलिए साइन और कॉस का 0 अंश का मान बराबर नहीं हो सकता। अगर आप 30 अंश का मान रखते हैं तो साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और कॉस 30 अंश का मान आपका कर्णिम 3/2 हो जाएगा, जो कि ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, साइन 45 अंश का मान अगर रखते हैं तो आपका 1/2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान रखेंगे तो ये भी 1/2 होता है। तो आपने देखा कि इस थीटा की जगह यदि हम 45 अंश का कोण रख देते हैं, इस थीटा की जगह यदि हम 45 अंश रख देते हैं तो दोनों तरफ मान बराबर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि थीटा के कौन से मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो आपने देखा कि 45 अंश का मान रखने पर साइन और थीटा का मान बराबर हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से आपने देखा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा? 45 अंश का मान रखने पर आपका आंसर सही था, तो इसलिए ये आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 5वें सवाल को आपने देखा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं छठे सवाल की तरफ, और छठे सवाल में हमारा दिया गया है, छठा सवाल है हमारा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं छठे सवाल में क्या दिया गया है। छठा सवाल है हमारा कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या दिया गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए परिमाप और क्षेत्रफल ये दोनों समान हैं आपके। परिमाप का, वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आप जानते हैं 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर दिया गया है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका यहाँ पर r का 2 घात है तो 1 घात 1 r से कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि 2 बराबर r बच गया, अर्थात त्रिज्या बराबर 2 बच गया। तो जहाँ पर त्रिज्या 2 मात्रक दिया गया होगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका ये डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, तो चलिए दोस्त हम 7वें सवाल की तरफ आ गए हैं। 7वें सवाल में पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों अक्सर इस सूत्र को बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इस सवाल को हमने लिया है इसमें।
और आपको बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये आंसर आपका करेक्ट है। चलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों। तो इस स्थिति में हमें ए और बी दोनों ऑप्शन की जांच करनी होगी। पहला वाला तो आपका सही निकल गया है। दूसरे वाले ऑप्शन पर आते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा। क्या दिया है? 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 720 दिया है। कितना दिया है? 720। तो अब यहाँ अगर 2 को कैंसिल कराए, 2 को यहाँ से कैंसिल करा देंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 360। तो यहाँ भी निकल के आया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए आपका ये दूसरा ऑप्शन भी सही हुआ। तो अब हम विकल्प में 2 ऑप्शन तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए अब जो हमारा आंसर होगा वह है 1 और 2। 1 और 2 ना हो करके ये आपका सी वाला आंसर बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो सी वाला दिया है ए और बी, ए व बी दोनों आंसर सही होने चाहिए। तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अब इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। 8वें सवाल। 8वें सवाल में दिया गया है कि एक खंभे की परछाई अपने ऊंचाई की करीब 3 गुनी है। क्या दिया गया है? एक खंभे की परछाई अपने ऊंचाई की करीब 3 गुनी है, तो बनने वाले उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऐसे सवाल यूपी बोर्ड में कई बार देखे गए हैं, इसलिए ऐसे सवाल को लिया गया है। और इसे आप लगाएंगे कैसे? आप देख रहे हैं एक खंभे की परछाई, कोई एक खंभा बना लीजिए, ठीक। और इसकी जो खंभे की जो परछाई है, इसकी जो परछाई है अपने ऊंचाई की करीब 3 गुनी है। परछाई जो है वो कड़ी में 3 गुनी है। किससे? इस ऊंचाई से। यदि आप ऊंचाई को x मान लेते हैं तो जो परछाई हो जाएगा वो कड़ी में 3x हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से जब आप इसका कोण निकालेंगे तो कोण आपका हो जाएगा, आप यहाँ देख रहे हैं लंब आपका दिया गया है और आधार आपका करीब 3 × x दिया है। तो लंब और आधार जब दिया गया है तो लंब और आधार में जब संबंध बनाएंगे तो आपका tan थीटा निकल कर आएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब आपका दिया गया है x और आधार आपका है कड़ी में 3x, ठीक है। तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा आपका 1 बटे कड़ी में 3। तो tan थीटा बराबर रहेगा, tan थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में 3 है। तो tan किसका मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है? तो आप बताएंगे कि सर tan थीटा बराबर tan किसका मान 1 बटे कड़ी में होता है? तो आप बताएंगे कि tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ पर tan और tan कैंसिल होके जो थीटा का मान आएगा वो आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 30 जहाँ दिया होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है 30 अंश। तो पूछा गया था उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण आपका आ जाएगा 30 अंश। चलिए अब इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है कि 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। क्या दिया गया है? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो 2 बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं? तो जब 2 बराबर वास्तविक मूल दिया गया हो तो वहाँ पर आपका जो विविक्तर होता है वह 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये अभी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। लेकिन हम पहले ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे। यदि विविक्तर 0 से बड़ा होता है, आपका b² - 4ac दिया गया है और 0 से बड़ा दिखाया गया है। जब विविक्तर, यहाँ पर b² - 4ac को विविक्तर बोला जाता है, ठीक है, विविक्तकर को बोला जाता है। तो जब b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा कि 2 अन्य वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। 2 असमान वास्तविक मूल होंगे, यहाँ पर 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। और जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। समझ रहे हैं। और तीसरे ऑप्शन पर अगर चर्चा करें तो b² - 4ac अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक मूल होंगे। क्या होगा? काल्पनिक मूल। तो जब आपका 2 बराबर वास्तविक मूल दिया गया हो तो आपका आंसर बन जाएगा b² - 4ac बराबर 0। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? आपने आंसर देख लिया, ठीक। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है।
इसमें दिया गया है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे आप याद भी कर लीजिएगा। किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो कैसे होता है, देखिए कोई पूर्णांक यम है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 3 है, तो प्रत्येक सम पूर्णांक, ये सम कब होगा, जब इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे तो आप देख रहे हैं इसका जो मान आएगा वो 6 आएगा। चलिए मान लेते हैं हम कोई सम संख्या ले लेते हैं एक, अगर मान लेते हैं यम जो है सम संख्या है, अगर इस 4 में हम 2 से गुणा करा देंगे ये तो ऑटोमेटिक 8 अर्थात सम संख्या आ जा रहा है। अगर हम 5 लेते हैं, 5 में 2 से गुणा कराते हैं तो 10 आ जा रहा है, ये भी सम संख्या बन जा रहा है। यदि 7 लेते हैं, 7 में 2 से गुणा कराते हैं तो 7 दूनी 14, ये सम बन जा रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी पूर्णांक हो, अगर हम उसमें 2 से गुणा करा देंगे तो वो सम पूर्णांक में बदल जाएगा। तो इसलिए यम के लिए क्या होगा, यम में जब 2 से गुणा कराएंगे तो वो सम पूर्णांक बन जाएगा। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि ये जो सी वाला ऑप्शन है, यम में 2 से गुणा कराया गया है अर्थात 2m लिखा गया है, यही जो है सम पूर्णांक बनेगा। ठीक है, तो इस सवाल का आपका ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा अर्थात 11वां सवाल है। 11वां सवाल दिया गया है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो अभी अभी आपने देखा था कि जैसे हम 3 लिए थे, 3 में अगर हम 2 से गुणा करा दिए तो आपका 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर तो सम आ गया, लेकिन विषम पूछ रहा है, विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो इसे विषम बनाने के लिए जब हम एक इसमें से जोड़ देंगे तो ये आपका जब 7 होगा तो ये विषम संख्या बन जाएगा। अर्थात q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक कब होगा, जब हम किसी संख्या में 2 से गुणा करा के एक जोड़ देंगे। जब हम किसी संख्या में 2 से गुणा कराकर एक जोड़ देंगे तो वही आपका विषम पूर्णांक बनेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 11वें क्वेश्चन का जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ये 10वां और 11वां सवाल जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके यूपी बोर्ड के लिए। बहुविकल्पी में ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ आ चुके हैं। अगला सवाल है हमारा 12वां, द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक हैं। तो दोस्तों जब आप इसे गुणनखंड करके सरल करेंगे तो आपका मान कुछ इस तरीके से आता है, जैसे x प्लस कुछ भी दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए 44 आ गया, जैसे एक मान रहे 44 नहीं आएगा, और आपका मान लेते हैं x + 33 दे दिया, कुछ भी दे दिया। जब आप इसका x का मान निकालेंगे तो 44 को 0 के जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा। फिर अगर इस वाले मान को हम निकालेंगे, x का मान यहाँ से निकालना चाहेंगे x + 33 वाले में, तो 33 भी जो आएगा वो ऋणात्मक में आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 99 के पहले आप यहाँ प्लस देख रहे हैं और 127 के पहले भी प्लस देख रहे हैं, तो इसलिए जो इसके मध्य पदों को जब 2 भागों में बांटेंगे तो वो प्लस में ही आएंगे। तो प्लस में जब मान आएंगे तो जो x का मान हम अर्थात शून्यक निकालेंगे तो वो दोनों मान आपके ऋणात्मक हो जाएंगे। तो इसलिए इस ऑप्शन में आप ढूंढिएगा कि जिसमें दोनों ऋणात्मक होगा। आप पहले वाले में देख रहे हैं कि दोनों धनात्मक है, बी वाले में आप देख रहे हैं दोनों ऋणात्मक में, अर्थात आपका जो आंसर बनने वाला है वो आपका बी वाला बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में दोनों शून्यक आपके ऋणात्मक आएंगे। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा दिया गया है कि बहुपद px, क्या दिया गया है, बहुपद px बराबर -3 की घात। तो आपको पता है कि अगर कोई बहुपद अचर पद में है, मान लेते हैं यही -3 है, अगर कोई बहुपद अचर पद में है तो अचर पद की घात 0 मानी जाती है। तो इसकी जब घात पूछ रहा है तो इसका घात क्या हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल पर बहुत विशेष ध्यान देना है। ऐसे छोटे छोटे सवाल ही हमारे ऑप्शन में आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के रहेंगे, इसलिए बहुविकल्पी में ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा सकता है। तो ऐसे सवाल पर हम बहुत विशेष ध्यान देंगे। चलिए अब इसी के साथ हम 14वें क्वेश्चन पर पहुँचे हैं। 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो संख्याएं बताइए। तो दोस्तों जब ऐसे सवाल दे दिए जाए तो हम सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समय पर भी ध्यान देना है और समय को बचाना है। तो
इस प्रकार से जब सवाल दे तो आप सीधा ऑप्शन पर आइए। कहाँ आना है? ऑप्शन पर। कहा जा रहा दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो आप इसी ऑप्शन में ढूंढिए कि किसको जोड़ने पर 8 और घटाने पर 2 आ रहा है। तो अगर आप पहले ऑप्शन पर आते हैं, जोड़ने पर तो 8 आ रहा है, 6 + 2 कर देंगे तो आप 8 यहाँ पर आ रहा है, परंतु अगर 6 - 2 करेंगे तो यहाँ पर अंतर 2 नहीं आ रहा बल्कि अंतर 4 आ रहा है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले ऑप्शन पर आते हैं। दूसरे ऑप्शन में दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो चलिए 5 और +3 जब करेंगे तो ये हमारा 5 3 8 हो जाएगा, और यदि हम 5 में से 3 घटाएंगे तो अंतर हमारा 2 आ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया था दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 हो, तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन आपका पूरा शर्त फाइनल कर रहा है। चलिए तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं 7 और 1 दिया गया है। 7 और 1 जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा, परंतु 7 में से 1 घटाएंगे अंतर 2 नहीं आ रहा है, इसलिए ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे आते हैं। 4 4 8 तो हो जाएगा, परंतु 4 में से 4 घटाएंगे तो अंतर 2 नहीं आएगा, तो इसलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपके 14वें सवाल का वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल अर्थात 15वां सवाल हमारा दिया गया है। 15वां सवाल, चलिए सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। दो त्रिभुज समरूप, आगे कोष्टक में समरूप लिख दिया गया है, अर्थात दो समरूप त्रिभुज, कोई दो समरूप त्रिभुज है, उसकी भुजा 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, ठीक, और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा हो, तो कुछ नहीं करना है, बस उसी भुजाओं का आप वर्ग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग अनुपाते 9 का वर्ग जब आप करेंगे तो 4 चौक 16 अनुपाते 9 9 81 आपका हो जाएगा। तो 16 अनुपाते 81 जहाँ पर होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डी वाला जो ऑप्शन आंसर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे संभव हुआ? चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप पढ़े होंगे क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात इन्हीं भुजाओं का वर्ग करना था, और जो कि ऑप्शन आपका बना था क्या, कौन सा? डी वाला। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये 15वां सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम 16वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16वें सवाल में दिया गया है आपका, 16वें सवाल में दिया गया भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। तो भुजा ए वाले अर्थात इसकी भुजा ए दी गई है, ठीक, सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो जब सभी भुजाएं ए हो जाएंगी तो त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब ये त्रिभुज की ऊंचाई बताना है। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए दिया गया है। अब यहाँ नीचे वाले में आपका a/2 इधर हो जाएगा और a/2 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, a का स्क्वायर और जो a बन रहा है ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इसे लगाएंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से अर्थात a के स्क्वायर में से आपको घटाना होगा a/2 के स्क्वायर को। जब आप इसे घटाएंगे तो आपका a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और बटे 4 हो जाएगा। अब 4 का गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो आपका 4a स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका लंब का स्क्वायर पहले से होगा, क्योंकि जब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाना है आपको। तो 4a स्क्वायर में से जब a स्क्वायर घटाएंगे तो 3a स्क्वायर बटे 4 बचेगा, और उस 3a स्क्वायर बटे 4 में जब आप उसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक, जब आप उसका 3a स्क्वायर बटे 4 का, जब आप यहाँ लंब का स्क्वायर था ना तो ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कड़ी बना दिया,
तो ये आपका करड़ी से बाहर आ जाएगा, करड़ीम 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, करड़ीम 3 रह जाएगा और बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से जो ए करड़ीम 3/2 आया, ये आपका फाइनल आंसर सही हो जाएगा। तो इस 16वें वाले क्वेश्चन में आपका तीसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है इस आंसर से, इसलिए आपका ये सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 17वां सवाल है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, देख लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 करड़ीम 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। अभी अभी आपने देखा कि जो इसकी ऊंचाई का सूत्र निकला था, जो इसकी ऊंचाई का सूत्र निकला था, क्या निकाले थे ऊंचाई का सूत्र आप? जो इसकी ऊंचाई का सूत्र निकला था अर्थात लंब बराबर जो निकला था ऊंचाई, ये था आपका भुजा करड़ी में 3 और बटे 2। ठीक, तो जहाँ ए भुजा है आपका, वहाँ पर इस भुजा 3 करड़ीम 3 को रख दीजिए और गुणे पहले से करड़ीम 3 है ही है, ठीक, और बटे 2 कर दीजिए। और जब आप इनका अंश का गुणा अंश से कराएंगे तो करड़ीम 3 और करड़ीम 3 का गुणा 3 हो जाता है, 3 का गुणा फिर 3 से होकर 9 और बटे 2 हो जाएगा। 9/2 का मतलब 9 का आधा होता है, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं 4.5। तो 4.5 जहाँ पर आंसर होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस आंसर को, ठीक, ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए वाला ऑप्शन जो है आपके इस आंसर से मैच कर रहा है। तो 17वें सवाल का आपने आंसर देख लिया, 4.5 आया। तो इसी प्रकार से अब हम 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यह ज्ञात करना है सेक थीटा का मान 2 कब आता है। ठीक, तो आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर यदि आपका दिया गया है, सेक थीटा बराबर यदि आपका 2 दिया गया है, तो आपको यह ज्ञात होगा कि सेक थीटा बराबर, अगर हम आपसे पूछे सेक किसका मान 2 होता है, तो आप हमें क्या बताएंगे, बताइए। तो आप हमें बताएंगे कि सेक 30 अंश का मान किसका, सेक 30 अंश का मान जो होता है वो 2 होता है। तो सेक और सेक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 30। लेकिन यहाँ पर 30 न देकर पाई में आंसर दिया गया है। तो दोस्तों जब आंसर, ठीक, जब कोई कोड आपका डिग्री में दिया हो, अंश में दिया हो, और उसे अब आपको पाई में बनाना हो, तो कुछ मत किया कीजिए, पाई बटे 180 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो जब आप पाई बटे 180 से गुणा करा देंगे तो ये कैंसिल होकर आपका नीचे आ जाएगा 6, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा पाई बटे 6। तो पाई बटे 6 जहाँ होगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका डी वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में भले ही सरल दिख रहे हैं, परंतु ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल अर्थात 19वां सवाल है, कॉस थीटा का अधिकतम मान होता है। चलिए आप लोग सोच कर बताइए कि कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है। तो आप जानते हैं कि जो कॉस 90 होता है, कॉस 90 तो अधिकतम मान होती है। जो आपका कॉस 90 अंश होता है उसका मान होता है 0। तो कॉस थीटा का अधिकतम मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई। साइन थीटा का अगर अधिकतम मान पूछ लिया तो 1 होगा, और यदि कॉस थीटा का अधिकतम मान पूछ लिया तो आपका 0 अंश हो जाएगा। इस बात को नोट करके रखिएगा, ख्याल करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम 20वें सवाल की तरफ पहुँचे हैं। 20वां सवाल है हमारा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। 20वां सवाल दिया गया है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बनाना संभव है, असंभव है, या दोनों सही है, या कोई सही नहीं है। तो सबसे पहले हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे। आपको एक प्रमेय बताया गया होगा कि कोई भी त्रिभुज हो, ठीक, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो आप यहाँ 7 और 9 को जोड़ेंगे
9 7 16, ये तीसरी भुजा 18 से बड़ी नहीं हो पा रही है। यदि 7 और 18 को जोड़ेंगे तो 9 से बड़ा नहीं हो पाएगा। यदि 18 और 9 को जोड़ेंगे तो 7 से बड़ा नहीं हो पाएगा। अर्थात जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं हो तो इस स्थिति में क्या होता है कि त्रिभुज बनाना संभव नहीं होता। क्या त्रिभुज बनाना संभव नहीं होता। अब जब संभव नहीं होता तो इसका मतलब असंभव है। तो जो असंभव वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है, यह आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आपने देखा आज आपके इस MCQ प्रश्नों के साथ जो आपका मॉडल पेपर था, आपने इस 20 क्वेश्चन को देखा और इस 20 क्वेश्चन में आपको कितने सवाल आ रहे थे, कितने सवाल नहीं आ रहे थे, इसकी जांच आप स्वयं कीजिएगा। और यह जो PDF है, यहाँ पर आप आंसर की देख रहे होंगे, ये PDF आपका आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और इस पे आप दोबारा घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे ही आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के दिए जाएंगे, तो आपके जो बहुविकल्पी के प्रश्न रहेंगे कुछ इसी टाइप के रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप बड़े आसानी से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको कोई भी सूचना ठीक आसानी से प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर फरवरी 2023 में कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा का महामैराथन क्लास आएगा। इस महामैराथन क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह महामैराथन क्लास आपको आपकी सफलता तक अवश्य पहुंचाएगा। ठीक, इस सूचना को आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि यह महामैराथन क्लास हम लोग कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, वह क्वेश्चन संभावना है कि 60 से 80% के बीच में हम लोग फंसाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता प्राप्त करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी के साथ अब हमारा यह सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।